नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज अमेरिका और चीन के बीच हॉटलाइन कांटेक्ट हुआ, लेकिन सोल्यूशन ना अमेरिका के पास है न चीन के पास। पुतिन अभी भी युद्ध बढ़ाने पर अड़े हुए हैं। अमेरिका बैक टू बैक सैंक्शंस लगाए जा रहा है। यूरोप के 30 देश पुतिन को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा। अब कई देश तो यह तक इशारा देने लगे हैं कि युद्ध विराम का रास्ता भारत से होकर ही निकलेगा। जापान के प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम यूक्रेन क्राइसिस पर मोदी से राय मांगेंगे। यह लिस्ट लंबी है। अगले कुछ दिनों तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से मोदी काफी बिजी हैं और इसी बीच पूरी दुनिया की प्रतिष्ठित एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट रेटिंग भी आई है। इस एजेंसी ने कहा है कि मोदी की अप्रूवल रेटिंग अचानक बढ़ गई है। 17 मार्च के अपडेटेड डेटा के मुताबिक मोदी पिछले 1.5 साल में अपनी रेटिंग की पीक पर चल रहे हैं। युद्धकाल में दुनिया के तमाम वर्ल्ड लीडर्स की साख घटी है। नरेंद्र मोदी की साख लगातार कैसे बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। पुतिन का बदला ट्रेलर है तो नेटो का बदला पूरी पिक्चर है। गौर से देखिए समंदर के रास्ते रूस पर कैसे हमला होने वाला है। तबाही दस्तक देने वाली है। घर में घुसकर पुतिन पर हमले का प्लान बन रहा है। यह हमला बिल्कुल ऐसा होगा, पुतिन को कानों कान पता नहीं चलेगा। रूस के बिल्कुल बगल में बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन का जवाब देने के लिए नेटो की सेनाओं ने कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 लॉन्च कर दिया है। तस्वीरें अगर संकेत हैं तो खतरे का अलार्म ऑन हो चुका है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सत्ताईस देशों के 30,000 से ज्यादा सैनिक यूं ही रूस के पड़ोस में यानी नॉर्वे में नहीं पहुंचे। -30 डिग्री सेल्सियस में नेटो देशों में से एक ब्रिटेन के रॉयल मरीन्स एक बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। इस ऑल आउट अटैक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ इंडिया टीवी के पास मौजूद हैं। दिन में अटैक हुआ तो ऐसे होगा। मगर जब रात में गोलीबारी होगी तो क्या होगा, गौर से देखिएगा। एक बार नहीं 2 बार देखिएगा। अब की बार गोलियां कम नहीं पड़ेंगी।
बिल्कुल करीब हजारों नेटो फोर्स के साथ 220 एयरक्राफ्ट और 50 समुद्री पोत की तैनाती बता रही है कि हालात बिगड़ने वाले हैं। रूस के बिल्कुल करीब नाटो की गश्त यूं ही तेज नहीं हुई। कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। Мой, блядь! Сука! Брат, мы жив? Сюда бьет! Так, нам. А? Нам. Она. Точку, наверное, распалила. देख रहे हैं इसमें यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने रूस की फौज है। कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार युद्ध जो है और भीषण होता जा रहा है यूक्रेन में, और पुतिन अभी भी युद्ध और आगे बढ़ाने पर आमादा हैं। इस बीच एक खबर यह है कि रूस ने दावा किया है कि मेरिटोपोल शहर पर यूक्रेन के हमले को उन्होंने नाकाम कर दिया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा आज किया कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मेरिटोपोल पर यूक्रेन की फौज के एक हमले को नाकामयाब बना दिया। इसके अलावा रूस के खिलाफ नेटो की तैयारी और मजबूत होती जा रही है। अमेरिका ने यह निर्णय किया है कि वो अब खुलकर हथियारों की सप्लाई करेगा यूक्रेन को। और इस बीच आप देख रहे हैं ये विध्वंस की तस्वीरें जो यूक्रेन से आ रही हैं। वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म बजने ही वाला है। किसी भी वक्त पूरी दुनिया के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। अमेरिका के F-15 इस वक्त नॉर्वे में है। इंडिया को पता है नेटो का गेम प्लान क्या है। ऐसे में दुनिया में मोदी ने क्या मैसेज भेजा है, मोदी के लिए विश्व युद्ध जैसे हालात के बीच क्या खबर आई है, एक एक डिटेल आपको आगे बताएंगे। पहले कुछ जरूरी बातें। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि जल, थल, नभ तीनों में नाटो की सेनाएं इस वक्त अग्रेसिव पोस्चर लिए बैठी हैं। 14 मार्च को शुरू हुआ कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 1 मार्च 2022 तक चलेगा। मकसद शीशे की तरह क्लियर है, किसी भी सिचुएशन के लिए 24/7 रेडी रहना। रूस के बिल्कुल करीब नॉर्वे को इस एक्सरसाइज के लिए चुनने के पीछे भी एक वजह है। नॉर्वे नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। नेटो भले ही यह दावा करे कि नॉर्वे में जारी कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का रूस यूक्रेन के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इस एक्सरसाइज को 8 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। मगर फिर नेटो के हैंडल से एक ऐसी तस्वीर फैलाई जा रही है जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। बहुत गौर से देखिएगा। डेनमार्क का जंगी जहाज, नीदरलैंड्स का जंगी जहाज, एस्टोनिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, बेल्जियम, लातविया, इटली और अमेरिका के युद्धपोत रूस के करीब पहुंचते जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, ऑल आउट अटैक के लिए तैयार रहना।
While this exercise has been long planned, it takes place against a dark backdrop. It has been 22 days since Russia has again invaded Ukraine and again is breaking international law. Therefore, for us, it is even more important to prepare for the worst and to expect the unexpected. Myślę, że bardzo istotne jest to, co w tej chwili tutaj wykonujemy w obecnej sytuacji, ze względu na to, że pokazujemy to, że NATO jest w stanie w każdej chwili podjąć działanie, w każdym miejscu, w każdym kraju NATO, tak jak mówi kolektywna obrona. नॉर्वे में नाटो की फौज जो कर रही है उसके पीछे पुतिन का युद्ध वाला नशा इकलौती वजह है, मगर अभी वो बैकफुट पर हैं। युद्ध के 23वें दिन आया ये एक्सक्लूसिव फुटेज देखिए। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। 14,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं, तो यूक्रेन को भी भारी झटका लगा है। रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच लाइव फायरिंग का ये एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। बहुत गौर से सुनिए गोलियों की आवाज, कैसे ताबड़तोड़ हमले के लिए जैसे ही एक यूक्रेनी सैनिक थोड़ी देर के लिए अपनी पोजीशन से हिला, रूसी गोली ने उसका सीना छलनी कर दिया। Брат мой, блядь! Сука! Брат мой жив? Сюда бьет! Так, нам. А? Нам. Она. Точку, наверное, распалила. रूस और यूक्रेन एक तरह से दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हैं। ऊपर से अमेरिका जैसे देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नाटो की सेनाएं जिस तरह से नॉर्वे में एक्शन कर रही हैं, तय मानिए रूस के पास उस एक्शन का जबरदस्त रिएक्शन पहले से रेडी है। ये तस्वीरें गवाह हैं। पुतिन अब छोड़ने के मूड में नहीं है, वो इस युद्ध को अंजाम तक लेकर ही जाएंगे। ऐसे में अगले 1-2 दिन होंगे बहुत ही ज्यादा भीषण। यूक्रेन से आया एक लेटेस्ट वीडियो देखिए। रूसी टैंक कैसे रेल की पटरियों पर दौड़ने लगे हैं। जिधर से रास्ता मिल रहा है उधर से हमले को रेडी हैं। तैयारी तो यूक्रेन की भी है, वो कमजोर जरूर पड़ा है लेकिन अभी हारा नहीं है। रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले लगातार हो रहे हैं। 23 दिन बीत चुके हैं। शनिवार और रविवार यूक्रेन पर भारी पड़ने वाले हैं और इन सब के बीच पोजीशन तो दुनिया के तमाम वर्ल्ड लीडर्स की भी हिली हुई है। नीचे से देखना शुरू कीजिए। जॉनसन, मॉरिसन, मैक्रो, बाइडन, ट्रूडो, खुद को मानवता का ठेकेदार कहने वाले इन तमाम बड़े नामों को दुनिया रिजेक्ट करती जा रही है। इस लिस्ट में इकलौते नरेंद्र मोदी हैं जो टॉप पर हैं और 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पूरी दुनिया मोदी से मानो कह रही है कि अब हर देश हिंदुस्तान के भरोसे ही है। सोचिए, दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर 40 और 45% या उससे कम की अप्रूवल रेटिंग पर अटके हैं, जबकि लेटेस्ट डेटा से क्लियर है कि मोदी 77% के साथ दुनिया की पहली पसंद है। मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में 84% की अप्रूवल रेटिंग टच की थी। उस वक्त भी उनके आसपास कोई नहीं था और आज 77% के नंबर्स के साथ मोदी अकेले नंबर 1 पर खड़े हैं और उन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं है।
यानी एक ऐसा युद्ध जिसकी वजह से दुनिया की वैश्विक ताकतें घुटने पर आ खड़ी हुई हैं। हर वर्ल्ड लीडर की रेटिंग डाउन हुई है। उस युद्ध के दौरान भी मोदी पर भरोसा घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है। 17 मार्च को अपडेट हुए डेटा के मुताबिक मोदी की 77% रेटिंग की तुलना में अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ 41% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वें स्थान पर हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो 42% के साथ छठे, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन 41% के साथ 9वें, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो 41% के साथ 8वें और ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन सिर्फ 33% के साथ 13वें स्थान पर मौजूद हैं। मोदी और बाकी वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग के बीच 40% का फासला है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया की नजरों में भारत के प्रधानमंत्री का रोल कितना बड़ा है। रही बात इंडिया की, तो रूस यूक्रेन क्राइसिस के बीच भारत के 75% लोग मानते हैं कि इंडिया राइट ट्रैक पर है। पिछली बार के मुकाबले नंबर बढ़े हैं। अमेरिका के 66% लोगों के मुताबिक उनका देश रॉन्ग ट्रैक पर है। कनाडा रॉन्ग ट्रैक पर है, ऐसा 58% लोग मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 54% लोगों के मुताबिक उनका देश रॉन्ग ट्रैक पर है। फ्रांस के 69% लोगों को लगता है कि उनका देश रॉन्ग ट्रैक पर है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना के बीच दुनिया के लिए उम्मीद की इकलौती किरण हिंदुस्तान ही है। तभी तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की अंडर सेक्रेटरी कुछ दिनों में भारत आ रही हैं। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री रविवार को दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री से मिलने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी कह दिया है कि मोदी से वर्चुअल बातचीत में वो यूक्रेन का मुद्दा उठाएंगे। जापान के पीएम ने भी ऐलान कर दिया है कि वो शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन क्राइसिस पर 1-to-1 डायलॉग करेंगे। ओमान के विदेश मंत्री भी अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रहे हैं। यानी दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, इस वक्त हर देश का राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री भारत आना चाहता है, मोदी से बात करना चाहता है, क्योंकि पता सबको है कि वो मोदी ही है जो पूरी मानवता से विश्व युद्ध 3 के खतरे को टाल सकते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जंग थमती नहीं दिख रही है। आज रूस ने यूक्रेन में कीव से लेकर लिविव तक तमाम शहरों पर मिसाइलें दागी, बम गिराए। चेर्निहिव में रूस की एयरफोर्स ने जमकर गोले दागे। रूसी फाइटर जेट्स यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। वॉर जोन से आ रही इन तस्वीरों के बीच आज हम आपके सामने रूस और यूक्रेन का वो इतिहास रखने जा रहे हैं जो कई लोग नहीं जानते होंगे। ये कहानी तब की है जब मॉस्को भी नहीं था, लेकिन कीव मौजूद था। यूक्रेन की इसी कहानी पर बेस्ड है हमारी ये अगली स्पेशल रिपोर्ट, द यूक्रेन फाइल्स। Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. पच्चीस दिसंबर की शाम मॉस्को के तमाम घरों में क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी, लेकिन क्रेमलिन में एक अजीब सी खामोशी थी। इतिहास की किताब में उस रोज वो पन्ना जुड़ने जा रहा था जिसकी स्क्रिप्ट कई सालों से तैयार हो रही थी। टेलीविजन पर एक ऐसे भाषण का प्रसारण होने जा रहा था जिसका अंदाजा और जिसकी सुगबुगाहट किसी को नहीं थी। मॉस्को में उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव टीवी पर आए। उनका भाषण शुरू हुआ और इसी के साथ पूरी दुनिया में खलबली मच गई। С образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. 10 मिनट का यह भाषण खत्म होने के ठीक 22 मिनट बाद क्रेमलिन पर लहरा रहे रेड फ्लैग को हटा दिया गया था। एक पल में वर्षों का इतिहास बदल गया था। वो सोवियत संघ जो अमेरिका को चुनौती दे रहा था, वो टूट कर बिखर चुका था। दुनिया के नक्शे में 15 नए देशों की एंट्री हुई थी, जिसमें एक था यूक्रेन।
25 दिसंबर 1991 की यह तारीख रूस और यूक्रेन दोनों के लिए बेहद अहम है। लेकिन यूक्रेन और रूस की कहानी यहां से नहीं शुरू होती। इसकी शुरुआत होती है 9वीं सदी से, और जिस जगह से यह शुरुआत होती है वो है कीव। कीव की ये तस्वीरें बस कुछ दिनों पहले की हैं। ये उसी यूक्रेन की राजधानी कीव है जिसकी खूबसूरती की कायल पूरी दुनिया रही है। यूक्रेन का यही खूबसूरत सा शहर आज खंडहर जैसा नजर आता है। गोले, बम, बारूद, तबाही, कीव ने क्या कुछ नहीं देखा। कीव ने वो सब कुछ देखा जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। लेकिन इसी कीव में रूस और यूक्रेन के रिश्तों की नींव है। आज जिसे आप कीव के नाम से जानते हैं वो कभी फर्स्ट मेजर ईस्टर्न स्लावोनिक स्टेट यानी पहले स्लाविक साम्राज्य की राजधानी थी। 9वीं सदी में इस राज्य का गठन स्कैंडिनेवियन कबीले ने किया था जो खुद को रूस कहते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसकी स्थापना वाइकिंग नेता ओलेग ने की थी जो नोवगोरोद का शासक था। उस वक्त इस राज्य को नाम दिया गया कीवन रस, और ओलेग ने एक खास स्ट्रेटेजी के तहत कीव को राजधानी बनाया। यह स्ट्रेटेजी थी कीव की बेहद खास लोकेशन, क्योंकि कीव नाइपर नदी के किनारे बसा था और रणनीतिक तौर पर यह लोकेशन बेहद अहम थी। कीवन रस का मतलब है रूस की जमीन। कहते हैं कि रशिया शब्द भी इसी रस शब्द से बना है। लेकिन 10वीं सदी में यहां बहुत कुछ बदलने वाला था। 10वीं सदी में रूरिक वंश की स्थापना हुई। प्रिंस व्लादिमीर द ग्रेट कीवन रस ने अपना शासन शुरू किया। साल 988 में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार करके धर्मांतरण की शुरुआत की। 11वीं सदी में कीवन रस बहुत बड़े हिस्से में फैल चुका था। आज आप जिसे बेलारूस, रूस और यूक्रेन के नाम से जानते हैं और जहां पर बाल्टिक सागर है, यह सब कुछ कीवन रस में आ चुका था। इसके बाद इस इलाके में विदेशियों का कब्जा हुआ। मंगोल आए, उन्होंने हमला किया और कई शहर तबाह हो गए। इस पूरे इलाके पर अलग अलग वक्त में कई लोगों ने कब्जा किया, अपना साम्राज्य बनाया, अपनी छाप छोड़ी और अपनी भाषा का भी असर छोड़ा। लेकिन 20वीं सदी में पश्चिम के कई देशों में राष्ट्रवाद की लहर चली। पोलैंड से लेकर ऑस्ट्रिया तक इसका असर दिखा। कई लोगों ने रूस के लोगों से अलग दिखाई देने के लिए खुद को यूक्रेनी बताना शुरू कर दिया। यूक्रेन शब्द का मतलब फ्रंटियर या बॉर्डर है और इसीलिए इसे बॉर्डरलैंड भी कहते हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि यूक्रेन का अपना कोई इतिहास नहीं है। यूक्रेन के इतिहास को लेकर रूसी लोगों का अपना दावा है और यूक्रेन के लोग अपनी अलग कहानी बताते हैं। रूसी लोगों का कहना है कि जिसे लोग यूक्रेन कहते हैं वो सदियों से रूस का हिस्सा रहा है, जबकि यूक्रेन के लोग कहते हैं कि उनका इतिहास 11वीं सदी से कीव से जुड़ा है, जिसने तमाम अत्याचार के बावजूद अपनी पहचान नहीं खोई। एक बात तो तय है कि कीव तब से मौजूद है जब मॉस्को का कोई अता पता नहीं था। आज हम जिस कीव को जानते हैं, बरसों पहले उसी इलाके से रूस और यूक्रेन दोनों का रिश्ता है। दोनों देशों की भाषा और कल्चर इसी इलाके से पैदा है। इतिहास गवाह है कि रूस और यूक्रेन के बीच हमेशा से एक टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन रही है। दोनों देशों के बीच भाषा, धर्म और वर्चस्व को लेकर खींचतान बरसों से चलती आई है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रशियन एम्पायर का कोलैप्स हुआ। 1917 में रूसी साम्राज्य का पतन हुआ। 1918 में यूक्रेन ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश चलती रही। कई लोगों ने यूक्रेन पर कंट्रोल करने की कोशिश की। 1922 में यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। इतिहास की किताबों में ऐसे कई पन्ने हैं जिससे पता चलता है कि सोवियत सरकार ने यूक्रेन पर कई बार रूस का इंपैक्ट छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हुई। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि यूक्रेन जब सोवियत संघ का हिस्सा था तो उस वक्त दबदबा तो रशियन लैंग्वेज का था, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चे यूक्रेनी भाषा सीखते थे।
आज भी यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लोग रूसी भाषा बोलते हैं। यूक्रेन के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के दिल में आज भी रूस बसता है। रूस के लोगों से उनके रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। इनमें से कई लोगों को अलगाववादी माना जाता है, जो इस वक्त रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस के साथ खड़े हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोग रूस से चिढ़ते हैं। उनमें यूरोपीय देशों के लिए लगाव ज्यादा है। वो किसी भी सूरत में यूक्रेन के मामलों में रूस का दखल नहीं बर्दाश्त करते। वॉर के इस सिचुएशन में ये लोग रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। (1930) के दशक से लेकर 1940 के दशक तक यूक्रेन में रहने वाले लोगों पर खूब जुल्म भी हुए। कभी जानबूझकर अकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी गई, उन्हें भूखा रखकर मारा गया। इसे यूक्रेन में होलोडोमोर कहा गया। इसका जिक्र एन्ने एप्लेबॉम की किताब रेड फैमिन स्टॉलिन्स वॉर ऑन यूक्रेन में मिलता है। 1941 में यूक्रेन पर नाजियों ने कब्जा कर लिया। युद्ध में लाखों लोग मारे गए। यूक्रेन के लोगों के मन में सोवियत शासन के खिलाफ आग भड़क रही थी। 60 के दशक में और 70 के दशक में यह गुस्सा बढ़ता चला गया और इसके बाद आया वो साल जो यूक्रेन के लिए बेहद अहम था। – 1991 में मॉस्को में तख्ता पलट की कोशिश हुई और यूक्रेन ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। सोवियत रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन के नेता लियोनिड क्रेवचुक ने मॉस्को से आजाद होने की घोषणा की। 1991 में यूक्रेन को आजादी तो मिल गई, लेकिन रूस कभी इसे पचा नहीं पाया। रूस को हमेशा ये बात चुभती रही कि उसका ही एक हिस्सा टूटकर उससे अलग हो चुका है और उसके मन में रूस के लिए नहीं बल्कि यूरोप के लिए प्यार है। यूक्रेन का झुकाव शुरू से ही पश्चिमी यूरोप की तरफ था। रूस को लगता था कि अगर यूक्रेन का कनेक्शन यूरोपीय देशों से हुआ तो रूस के लिए खतरा है। पुतिन आज भी ये बात मानते हैं और पिछले दिनों जब उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो उन्होंने ये बात खुलकर कही भी। कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों के पास जो रूस की सेना पहुंची है, उसका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। हमारा ये लक्ष्य नहीं है। हमारा अभियान पूरी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। हमने पहले से जिस योजना को मंजूरी दी थी, हमारा अभियान उसके मुताबिक ही चल रहा है। हमने जो भी लक्ष्य इस अभियान के लिए तय किए हैं, वो सब हासिल होंगे। हम पक्के तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि रूस सुरक्षित रहे और हमारी सेना कभी भी यूक्रेन को रूस विरोधी अभियानों का अड्डा नहीं बनने देगी। यूक्रेन को आजाद हुए 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन रूस अभी भी उस पर नजर गड़ाए बैठा है। पिछले कुछ सालों में रूस ने यूक्रेन से बहुत कुछ छीनने की कोशिश की। 2014 में यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क ने खुद को अलग राष्ट्र घोषित कर लिया। यूक्रेन ने जब जब पूर्वी यूरोपीय देशों के करीब जाने की कोशिश की, रूस ने हमेशा इसका विरोध किया। इस वक्त भी यूक्रेन और रूस में इसी बात की लड़ाई है। रूस लगातार मिसाइलों, रॉकेटों और हवाई हमला कर रहा है। रूस लगातार मिसाइलों, रॉकेटों और हवाई हमला कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर यूक्रेन के शहर लवीव तक मिसाइलों से अटैक हो रहा है। रूसी फौज ने पश्चिमी यूक्रेन में लवीव एयरपोर्ट एरिया पर भी हमला कर दिया है। रूसी बमों के धमाके से पूरा इलाका गूंज रहा है। रूस और यूक्रेन की ये जंग कब तक चलेगी और यूक्रेन अभी और कितनी तबाही देखेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बात तय है कि यूक्रेन पर रूस के इस हमले को दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। पंजाब में भगवंत मान की कैबिनेट कल शपथ लेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 10 मंत्रियों के नाम अनाउंस कर दिए हैं। पंजाब के नए मंत्री होंगे हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटो, डॉक्टर विजय सिंगला, लालचंद काटुरचक और गुरमीत सिंह मीत है, गुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्मशंकर जिम्पा और हरजोत सिंह बेंस। भगवंत मान ने कल अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उनकी कैबिनेट में एक महिला मंत्री भी होंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, अगले शुक्रवार शाम 4 बजे
योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में होगा, जिसमें वीवीआईपी गेस्ट भी होंगे और यूपी के आम लोग भी शामिल होंगे। अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। जब से यूपी में बीजेपी की दोबारा सरकार बनी है, हर तरफ भगवा भगवा ही छा गया है। पिछले 2 दिन से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। यहां इनका 3 दिन का कार्यक्रम है और कल गोरखपुर में ही योगी होली के भव्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन आज की योगी की एक तस्वीर की बहुत चर्चा है। वो कौन सी तस्वीर है और उसका मैसेज क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। मोदी योगी सब पर भारी, फिर आ गए भगवाधारी। साइकिल पंचर, हाथी हारी, कांग्रेस बेचारी मारी मारी। इस होली खूब चली केसरिया पिचकारी। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक यूपी का कोना कोना भगवा से रंगा है। इस बार होली में मोदी और योगी का रंग जमा है। वृंदावन में होली कृष्ण भक्तों ने जमकर खेली। बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा भी होली खेलने पहुंचे। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। बांके बिहारी मंदिर के अंदर प्रांगण की तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, किस कदर जो भक्त है श्री बांके बिहारी के साथ होली खेलने के लिए बांके बिहारी मंदिर पहुंचे हैं। आपको मंदिर प्रांगण के अंदर हर रंग का गुलाल देखने को मिलेगा। क्या लाल, क्या पीला, क्या नीला, क्या हरा। भक्तों में इस कदर उत्साह है कि मंदिर प्रांगण में पैर रखने तक की जगह नहीं है। 2 साल बाद ऐसा मौका, क्योंकि कोरोना में हम सबने देखा है तमाम पाबंदियां थी, इस बार पाबंदियां भी कम है। तो क्या विशेषता है, क्या खास इस बार सर आप लोगों द्वारा भी किया गया? देखिए, विशेष उत्सव यहाँ होता है और ये होली का जो उत्सव होता है सर्वस्पर्शी होता है। कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सब हम लोग समान रूप से हैं। सब ब्रजवासी, देशवासी, प्रदेशवासी, हम सब एक ही हैं। जो सनातनी हैं सब एक हैं। तो हम सब एक ही रंग में रंगे रहते हैं और वह रंग है हमारे कृष्ण का, वह रंग है हमारे राधे जी का। तो सब एक ही रंग में है। यहाँ टेसू के फूल हैं, केसर है, अलग अलग तरीके के अबीर, गुलाल सब हम लोग अपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। तो आज ये होली का उत्सव हम सब लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। प्रयागराज में भी भगवा लहराया। भगवा विजय के ताल पर पूरा प्रयागराज झूमा और गाया। मोदी की काशी में भी भगवा का जलवा है। हर तरफ चल रहा भगवा ही भगवा है। काशी मस्त है। शाम बनारस, मुंह में मगही पान बनारस, खाके लंगड़ा आम बनारस, ठंडई बांग का जाम बनारस, मोदी की है शाम बनारस। ऐसा ना भैया कि राजा यहाँ होली जो होला राजा एकदम लठमार होला। और राजा बताबो दी तो के राजा कि बनारस का बाबा का नगरी हो और करे बाद राजा बाबा का बम बम बाबा का सब कुछ चलाता है। तो मैं राजा बुलडोजर खुलडोजर सब चलाता राजा। लेकिन राजा ओकरे बाद तो के बताबो दी राजा उस जवानी का मजा मिली राजा। होली का उठन मिली राजा। जितना बताइए, बनारस का नजारा अपने आप में अकेला है और यहाँ के नजारा में कोरोना फेल, कोरोना भाग गया, पूरी तरह भाग गया कोरोना। सेलिब्रेट देख रहे आप, देखिए हर तरफ हर हर महादेव हो रहा है। अवध में भी भगवा की हवा जबरदस्त है। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। होली तो होली है और सब मिलके मनावे। और विपक्ष को तो मैं कहूंगा कि इस होली को
इंसान बन के गले लगा के मनाए, नेवला बन के काट के नहीं मनाए। गंगा जमुनी मानो होली है, गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के आज होती है। अब मैं यही कहूंगा कि गुल्लू के लिए बिस्कुट तो भेजे, लेकिन इंसानों के लिए अब यहाँ सारे नागरिकों के लिए गुजिया जरूर भेजे। ये गुल्लू कौन है, किसने गुल्लू को बिस्किट भेजा था, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। होली के दिन मठ में योगी आदित्यनाथ जिस काले रंग के कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं, इसी का नाम गुल्लू है। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के पशु प्रेम पर चुटकी लेते हुए कहा था कि योगी हार कर गोरखपुर जाएंगे और गुल्लू को बिस्किट वो भेज देंगे। बाबा जी ने तो हवाई जहाज की टिकट भी बुक कर ली 11 तारीख की। हम कहेंगे बाबा जी जब घर जा रहे हो तो गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना। ये गुल्लू जानते हो कौन है? बाबा जी का एक प्रिय जानवर वो भी है। हाँ, वो। उसी बात पर आज दिनेश शर्मा ने भी अखिलेश यादव से चुटकी ली। इससे पहले शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जहां चुनावी विमर्श में विरोधी के पशु प्रेम को लेकर पर्सनल अटैक किया गया हो। कहानी यह है कि योगी हार के नहीं, जीत के गोरखपुर गए और गुल्लू के साथ भी खेले, गुल्लू को बिस्किट भी खिलाया और मठ की गायों की भी सेवा की। 3 तक योगी गोरखपुर में है। कल गोरखपुर में होली का असली रंग जमेगा, लेकिन उससे पहले ही पूरा गोरखपुर भगवामय हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।